अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। ये बात सच है कि सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। अवामी नुमाइंदों के मिजाज पल में बदल जाते हैं, ज़बानें तल्ख हो जाती हैं। कुछ ऐसी ही लफ्जी जंग आजकल वजीर रेलवे शेख रशीद और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान जारी है, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और अब इसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, अपना भरपूर हिस्सा डाल रहे हैं। तूफान बदतमीजी मचा हुआ है, एक दूसरे के खिलाफ ऐसे लफ्ज कहे जा रहे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। लेकिन अवामी नुमाइंदों को शायद कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, या यूँ कह लीजिए कि सियासत में आदाब के लिए कोई जगह ही नहीं, सियासी माहौल ही नहीं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तबीयत भी ख़राब है और इस पर भी सियासत हो रही है। मेडिकल बोर्ड के साथ साथ सियासी बोर्ड भी मुसलसल अपनी राय दे रहा है। नून लीग नवाज शरीफ को लंदन ले जाने की कोशिशों में है और हुकूमती वज़रा मुल्क में ही इलाज की सहूलतें देने पर तैयार हैं। एक कशमकश सी चल रही है, देखें कौन मैदान मारता है। वैसे मैदान तो PSL का भी सजने वाला है। क्रिकेट के इस मेले पर तफसीली तौर पर आज बात करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन पहले आपको हेडलाइंस की जानिब दिए जाए। तब्दीली सरकार ने सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में वजीर आज़म इमरान खान का कहना था, सेहत इंसाफ कार्ड से गुर्बत कम होगी, निचले तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। पहले मरहले में इस्लामाबाद, फाटा, कबायली इलाकों में हेल्थ कार्ड देंगे, लोगों को अपना खर्चा पूरा करने में आसानी होगी। डॉक्टर यास्मीन ने 1 करोड़ खानदानों को इंशाल्लाह हेल्थ कार्ड महीने के अंदर अंदर पहुंचाएंगी, तो ये भी पंजाब में बहुत बड़ी चेंज आएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने निचले कमजोर तबके को प्रोटेक्ट करें ये हेल्थ कार्ड से। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज नवाज शरीफ के गुर्दों का CT स्कैन कराने का फैसला। नवाज शरीफ को आउटडोर वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। ट्विटर पैगाम में मरियम नवाज ने लिखा, मियां नवाज शरीफ के मजीद टेस्ट हो रहे हैं, डॉक्टर्स उनकी सेहत के हवाले से परेशान लग रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए। मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज कहते हैं, बैरून मुल्क इलाज का कोई ऑप्शन जेर गौर नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ना ऐसी कोई बात हुई है, ना ऐसी कोई हमारे अभी तक हमने ऐसी कोई तजवीज़ पेश की। इस केस में नवाज शरीफ को सजा दी, वो केस है ही नहीं। जिस केस में कुछ हो सकता था, कुछ मुझे पता नहीं है क्या अंदर लिखा है, उस केस में उसको बरी कर दिया गया। नवाज शरीफ नेचुरली इस केस में उसको बेल मिल जाएगी। नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, जमानत मिल जाएगी, वो बाहर चले जाएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह की पेशगोई, कहा अगर कोई कहता है कि ये NRO है तो ये जाहिलियत है। जिसमें नवाज शरीफ को सजा दी गई वो केस ही नहीं है। सियासतदानों को जेल में डालने से मुल्क को नुकसान होगा, ये भी बता दिया। पीपल्स पार्टी हुकूमत गिराने के मूड में नहीं। नीयत उनकी जो है वो पाकिस्तान से बाहर लंदन जाने की है। अपने आप को जो है वो तैयब उर्दगान सानी के तौर पे पेश करते थे, हालांकि हकीकत में वो खुर्द बुर्दगान है। ये साबित हो गया कि वो टैंकों के नीचे नहीं लेटे, लेकिन अपनी ख्वाहिशात और अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशात के नीचे लेट गए हैं। नवाज शरीफ की तबीयत ठीक, नीयत खराब है, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज उल हसन चौहान की तनकीद, बोले कौम जानती है जेल में प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। पहले मेडिकल बोर्ड से राजी नहीं हुए, दूसरा बोर्ड बना दिया, मुकम्मल चेकअप हुआ, सिर्फ गुर्दों में पथरी निकली। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरखास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल को मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कराने का हुक्म दे दिया। नैब को नए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स 6 फरवरी तक जमा कराने का हुक्म। मैं तो उसको बिलो रानी मोहब्बत में कहता था, मेरा कोई अज़ाइम नहीं है ऐसे वैसे, ना मेरी उम्र का ऐसा हिस्सा है कि मैं कोई ऐसी बात करूं, जस्ट इन लव एंड यू नो। बिलावल ने मेरे लिए बहुत गंदी जबान इस्तेमाल की। बिलावल बाप के नक्शे कदम पर चले तो फारिग है। शेख रशीद ने बिलावल को हदफ तनकीद बना लिया, बोले बिलावल माफी मांग लें, उनका ही फायदा है। पथरी के इलाज के लिए लंदन जाने की जरूरत नहीं, लाल हवेली में भी दम किया जाता है, जिसके बाद पथरी फौरी निकल जाती है। पेशगोई की, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत नहीं देखता, इमरान खान के होते हुए डील और डील नहीं हो सकती।
कौम इस बात के लिए तैयार नहीं है, किसी कीमत पे तैयार नहीं है कि चोरों को बाहर जाने दिया जाए। डील और ढील दोनों कौम को कबूल नहीं। कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, चाहे जो भी कोई क्यों ना हो। उन्होंने कुछ बातें उस बदकुमाश मुखबर के लिए कह दी थी, गलती से की, और उन्होंने ट्विटर पे ये कहा कि मुझसे गलती हुई और गलती इंसान से हो जाती है। उन्होंने इस बात को एडमिट किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि गलती में भी क्या ठीक गए थे। बिलावल भुट्टो ने गलती से शेख रशीद के लिए बातें की और उसका एतराफ़ भी किया। वज़ीरे बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं शेख रशीद की सियासत ख़त्म हो गई, कल ये लोग इमरान खान को भी गालियाँ दे रहे होंगे। सानिहा साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त, लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत से 7 फरवरी तक जवाब मांग लिया। केस अफसर ने ऑपरेशन का हुक्म दिया। अदालत का JIT सरबराह से इस्तफसार, रिमार्क्स दिए बराह रास्त कमीशन नहीं बना सकते, जिस अफसर ने भेजा उसका रिकॉर्ड पेश करें, रिकॉर्ड में गड़बड़ हुई तो सब जेल में होंगे। आसिफ जरदारी पैदाइशी तौर पे खाम माल है जेल का। जिस दिन फलूदे वाले का अकाउंट आ गया तो इनका फलूदा है सियासी का। इनकी शक्लों पे लिखा हुआ है कि दे आर करप्ट, डिसऑनेस्ट, डकैत थी। आधी जिंदगी उन्होंने हराम की दौलत कमाने में खर्च कर दी, आधी दौलत छुपाने में खर्च कर दी, जो रह गई वो बचाने में खर्च कर दी। जरदारी साहब खुद कहते हैं कि जेल मेरा ससुराल है, तो मुझे फ्यूचर बताने की क्या। जरदारी साहब ने तो मेहंदी शहंदी लगाई हुई है, झूमर पहना हुआ है। ये जितने भी हैं इन सब को पीपल्स पार्टी हम अकेले ही मुंह देंगे। फजूल मशवरे अपने पास रखें, साजिशी हथकंडों से दूर रहें। शेख रशीद साहब जैसे होने सियासतदान इसी तरह की बातें करके अपना कद बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनकी बातों को इतना सीरियस ना लिया करें। शेख रशीद जो है पिंडी का है। बिलावल ने मेरे बारे में बड़ी गंदी जुबान इस्तेमाल की है। गटर वाटर के बारे में पूछे मगर इस इंसान के बारे में मत पूछ। मैं तो उसको बिलोरानी मोहब्बत में कहता था। शेख रशीद साहब सिगार वगार पिए और ये जो लाल उन्होंने पहना होता है स्कार्फ, यही ओढ़ के रखें। सियासत की भी कोई तहजीब होती है, कोई एथिक्स होते हैं, कोई आदाब होते हैं, लेकिन लगता है कि सियासतदान सब कुछ भूल गए हैं। मुखालिफत में लफ्ज़ों के इंतखाब का भी ख्याल नहीं है। शैतान और गटर जैसे जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं जनाब। बिलावल को लेकर वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद की ज़बान तूफ़ान मचा रही है। एक वक्त था कि जब बिलावल सामने आते थे या उनका नाम ज़बान पर आता था तो शेख रशीद साहब की ज़बान में मिठास से घुल जाती थी। याद करें पहले ये वक्त। मुझे दुख है कि मेरा बिलावल जो है वो आसिफ जरदारी की भेंट चढ़ने लगा है। बिलावल का मुझे दुख रहेगा अगर उसकी सियासत का दिया पाचा हो गया। मेरे बिलावल को इस्तेमाल किया तो मुझे बड़ा दुख होगा। मेरा तो दिल जल गया उसने फजल रहमान को। मेरे बिलावल को इस्तेमाल किया तो मुझे बड़ा दुख होगा। छोड़ देता हूँ ये तकलीफ में जा रहा हूँ। ऐसे शैतानी मत करें। मैंने नई उससे दोस्ती और मोहब्बत शुरू की थी। क्या बात है, फटक मुझे जानता है। तेनू मेरे नाल कोई प्यार नहीं है। पहले मेरे बिलावल और अब बिलावल को ही लेकर शेख रशीद साहब का रवैया बदल रहा है। और क्यों ना हो, जब आपको किसी से तवक्को ना हो और वो आपके खिलाफ बात करे तो गुस्सा आ जाता है। बिलावल के बोल भी शेख रशीद साहब को हजम नहीं हुए। बिलावल ने क्या कहा था ये भी सुनिए जरा। शेख रशीद जो है हमारा पिंडी का है, गैरत इंसान है, और आप मुझसे रावलपिंडी की गटर वाटर के बारे में पूछे मगर इस इंसान के बारे में मत पूछे। बिलावल भुट्टो की जानिब से इन लफ्ज़ों का इंतखाब वाकई इंतहाई हैरान कुन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले बिलावल की ज़बान सियासत में आकर कुछ अलग हो गई है या फिर सियासी ही हो गई है? वजह सियासी हालात हैं या सियासी शख्सियत? बिलावल को शेख रशीद ने भी जारहाना अंदाज में जवाब दिया। ये जवाब सुनिए जरा।
देखें, बिलावल ने मेरे बारे में बड़ी गंदी जुबान इस्तेमाल की है। मैं तो उसको बिलोरानी मोहब्बत में कहता था। बिलावल का अगर वो बाप के नक्शे कदम पे चला तो फारग। मैं नवाज शरीफ खानदान और जरदारी खानदान का कोई मुस्तकबिल नहीं देखता। दुनिया सियासत में सबसे बड़ा गटर जो है फाइनेंशियल, उसका नाम आसिफ जरदारी है और उसका केस नवाज शरीफ से 10,000 दर्जे सीरियस है। चलिए, ट्रेनें अभी चले ना चले, वजीर रेलवे रोज ही तनकीदी ट्रेन चला रहे हैं और स्पीड भी काफी तेज है। आसिफ अली जरदारी और शरीफ बरादरान के बाद अब बिलावल को भी शेख रशीद ने सियासी हदफ बनाया हुआ है। शेख रशीद शायद ये भी भूल गए हैं कि वो कौमी असम्बली की अखलाकियात कमेटी के रुकन हैं। शेख रशीद ने खबरदार किया है कि बिलावल ने माफ़ी न मांगी तो उनकी सियासत का सत्यानाश कर देंगे। सियासी जबान आखिर मसला क्या है, इतनी तल्ख हो क्यों रही है, सियासी मिजाज आगे क्या कहर डालने जा रहा है, इस पर बात के लिए हमें प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं अदनान आदिल साहब साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ शहाब जाफरी साहब साथ मौजूद हैं। अदनान आदिल साहब, शेख रशीद और बिलावल भुट्टो के दरमियान ये लफ्जी जंग क्या रुख इख्तियार कर सकती है? मेरा ख्याल है बात जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ये कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा जो एक सियासी कल्चर है कि मुखालफीन एक दूसरे के खिलाफ बहुत सख्त बातें करते हैं और बहुत बेहुदा जुबान भी इस्तेमाल करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी देखा, पीपल्स पार्टी वाले अपने हर मुखालिफ की बेइज्जती किया करते थे। मौलाना मौदूदी जो कि बहुत काबिल एहतराम शख्सियत थे, उन्हें कहा करते थे एक मौदूदी 100 यहूदी, और इस तरह की हर शख्स के बारे में, मसलन असगर खान जो उस वक्त बड़े अपोजिशन लीडर थे, उन्हें आलू कहा जाता था। और बाद में भी फिर ये सिलसिला जारी रहा और फिर नवाज शरीफ बेनज़ीर के बारे में ऐसी बातें करते थे। खुद बेनज़ीर की मैंने ऐसी तकरीर सुनी है जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में बहुत ऐसी बातें की जिन्हें मैं टेलीविजन पे नहीं दोहराना चाहता। तो बात यह है कि ये हमारे सियासतदान आवाम के मसाइल जो हैं उनके हल करने की तरफ तो इनकी तवज्जो नहीं है। आप देखें कि कोई सीरियस डिबेट नहीं होती पार्लियामेंट में। पिछले 10 साल गुजर गए, कभी आपने नहीं देखा कि दहशतगर्दी के मौजू पे, जो कि बड़ा इशू था पाकिस्तान में और अब भी किसी हद तक है, कभी बहुत सीरियस डिबेट हुई हो, कभी इन्फ्लेशन पे बात हुई हो, कभी अनएम्प्लॉयमेंट पे डिबेट हुई हो। जो इस मुल्क के जेन्युइन इश्यूज हैं, जो बेरोजगारी है, महंगाई है और लोगों के मसाइल हैं रोजमर्रा के, उस पर तो ये लोग बातचीत नहीं करते, ना ये कुछ डिलीवर कर पाते हैं। तो इन्होंने फिर ये एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि खबरों में रहने के लिए एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में सख्त गुफ्तगू करते रहते हैं, ऐसी गुफ्तगू जो बहुत ज्यादा मीडिया में हाईलाइट हो। फिर इनके सपोर्टर्स, जो इनके डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं, वो खुश होते हैं कि मुखालिफ के बारे में ऐसी सख्त बातें की गई, किसी को गटर कह दिया, किसी को बेगैरत कह दिया, किसी को कुछ कह दिया। तो ये इनकी एक सोची समझी पॉलिसी है हमारे सियासतदानों की कि ये एक दूसरे के ऊपर ऐसी इल्जाम तराशी और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिसकी न्यूसेंस वैल्यू हो और लोगों में वो डिस्कस हो, इस तरह ये खबरों में रहें, क्योंकि ये असल जो काम है करने के, वो करने के ये अहल नहीं है। और इनकी नाअहली जो है वो हम भुगत रहे हैं कि कर्जों में मुल्क जकड़ा हुआ है। आपको पता है 95 अरब डॉलर का कर्जा है इस मुल्क पे, कितनी महंगाई है इस वक्त, बेरोजगारी है, सेहत के इश्यूज हैं, तालीम के इश्यूज हैं। तो शेख रशीद और बिलावल का ये एक छोटा मोटा वो हुआ है। आपने देखा कि पहले शेख रशीद कोशिश करते रहे कि वो आसिफ जरदारी के मुकाबले में बिलावल को प्रोजेक्ट कर रहे थे कि बिलावल जो हैं एक बड़े लीडर के तौर पर इमर्ज करेंगे और जरदारी साहब उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब बिलावल ने अपने वालिद साहब की मुकम्मल साइड ले ली और बिल्कुल अपने वालिद साहब के ऊपर चूंकि बहुत तनकीद कर रहे थे शेख रशीद और हुक्मरान जमात, उन्होंने शेख रशीद के ऊपर जवाबी हमला कर दिया। और वो देख के पढ़ रहे थे जब बिलावल उन पे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, इंतहाई अफसोसनाक अल्फाज थे, तो वो उनको लिख कर दिए गए थे। उन्हें किसी ने मशवरा दिया था, मेरा ख्याल है आसिफ जरदारी की डायरेक्शन थी कि मेरा बेटा मुझे डिफेंड करे ताकि उनकी कुछ पोजीशन बेहतर हो सके। ये कुछ ऐसे तक जुमलेबाजी चलेगी, जिस तरह जो जहां से आपने बात का आगाज किया अदनान साहब, बातें करेंगे। आज आपने देखा सईद गनी जी, अदनान साहब, जहाँ से आपने बात का आगाज किया कि ये सियासी कल्चर दुनिया कहाँ जा रही है और हम अपने आप को किस तरह से मुतारिफ करवा रहे हैं कि सियासी कल्चर ये हमारा बनता जा रहा है। शहाब जाफरी साहब, पीपल्स पार्टी, शेख रशीद साहब, क्या लफ्जी जंग इस वक्त जारी है? अदनान आदिल साहब कह रहे हैं कि ये मीडिया में रहने के टैक्टिक्स हैं। आपको ये लफ्जी जंग रुकती हुई कहीं दिखाई दे रही है या फिर बाकी जो अभी नौ मौलूद सियासतदान हैं फिर वो भी इसी नक्शे कदम पर चलेंगे आगे?
जी मैं दो बातें बहुत जल्दी करना चाहूंगा। एक तो मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ अदनान आदिल साहब से, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस किस्म की सूरत हाल ज्यादा बुरी तब हो जाती है जब पार्लियामेंट में गवर्नमेंट और अपोजिशन का एक्सचेंज ना हो और उनका एक्सचेंज सिर्फ इस किस्म का मीडिया में इस किस्म की बातों में हो, तो फिर सिचुएशन ज्यादा खतरनाक और बुरी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा अदनान साहब ने, अगर तो ये पार्लियामेंट में जाएं बैठे तो ये मजबूर होंगे कौम के असली मसाइल पे बहस करने पर। वो ये अवॉइड करना चाह रहे हैं क्योंकि इन्हीं की नाअहली की वजह से, इन्हीं की गलतियों की वजह से इतने बुरे हालात हैं। और जहां तक ये सिचुएशन जो इनका पर्टिकुलर एक्सचेंज है, इसमें हैरान होने वाली सिर्फ ये बात है कि अभी तक कोई हमारे सियासतदान सबक नहीं सीख सके। शेख रशीद साहब ने पिछली हुकूमत में दावा किया था कि डार साहब ने अगर डॉलर को 100 रुपए को 100 तक कर दिया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, कुछ नहीं हुआ। उससे पहले वाली हुकूमत में जब जरदारी साहब एक दफा दुबई गए थे किसी इलाज के लिए, तो उन्होंने कहा था मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ से लंदन निकल जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, फिर कुछ नहीं हुआ। इसमें अफसोस की बात ज्यादा ये है कि हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस जो हैं, जब वो बार बार गलत भी साबित हो जाते हैं, वो अपने आप को दुरुस्त नहीं करते, वैसे ही दावे करते। मैं खता कलामी की आपसे माजरत चाहती हूँ। इस वक्त रियाजुल हसन चौहान साहब भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपको मैं वेलकम कहूँगी। ये पीपल्स पार्टी की जानिब से जो लफ्जी वार हो रहे हैं, फिर शेख रशीद साहब की जानिब से जो लफ्जी वार हो रहे हैं, सर क्या राय है आपकी इस पर? ये किस किस्म का सियासी कल्चर हमारा बनता जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी चीज ये है कि ये तो चलो अल्फाज की कहानी तो है ही है। बुनियादी चीज ये है कि जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, जिस लोगों ने मिसमैनेज करके इस मुल्क को इस हालत तक पहुंचाया है, जब उनकी हवाले से कोई बात पॉइंट आउट करो, कोई चेक एंड बैलेंस की बात करो, तो वो लोग कहते हैं कि जनाब हमारी जात के ऊपर इस किस्म की बात ना करें, ये दशनाम तराजी है हमारे पे, ये इल्जाम तराजी है। तो मैं ये समझता हूँ शेख रशीद साहब ने सिंपल यही किया है कि उन्होंने आसिफ जरदारी साहब के हवाले से इनको नसीहत की थी कि अपने बाप से बच के रहना, अपने बाप की अगर तुम वकालत करते रहोगे तो तुम्हारी सियासत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और ये हकीकत है। बिलावल जरदारी बेचारा बच्चा है और नया नया सियासत के अंदर आया है, बेनजीर भुट्टो साहिबा का बेटा है। उसको चाहिए कि अपने बाप से कम अज कम थोड़ा सा डिस्टेंस रख के जो अपने मामला चलाए। अभी तक उसकी अगर पॉलिटिक्स उठ नहीं सकी तो उसकी बुनियादी वजह उसके अपने वालिद साहब है। अब आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। अब इन्होंने कहा जी मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। 2 साल पहले की बात है कि 2 साल पहले, तो 2.5 साल पहले, ये 2016 की, जब इन्होंने कैंपेन स्टार्ट की अगस्त 2016 में, 27 दिसंबर को जब हमारी बरसी होगी मेरी मामा की, तो उधर मैं ऐलान करूंगा और हम जनाब नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करेंगे और हम बताएंगे कि हुकूमत किस तरह कराई जाती है। पीटीआई नाकाम हो चुकी है। वो बेचारा जल्द से कर करके बिलावल जरदारी पूरे पाकिस्तान में थक गया, बढ़ के मार के। 27 तारीख को जब बरसी आई, 27 दिसंबर 2016, तो सारी दुनिया ने देखा बेचारा छुस और फुस होके बैठ गया। क्यों? कि ऊपर से जरदारी साहब ने कान खींचे कि जनाब हमने मुफाहमत की सियासत करनी है, हमने बंदरबाट की सियासत करनी है, हमने सिर्फ दिखाने के लिए तितर और बटेर की तरह लड़ना है, अंदर से हमने नवाज शरीफ के साथ चाँद और चकोरी वाली मोहब्बत रखनी है नून लीग से। तो अब उस कंटेक्स्ट के अंदर सईद गनी साहब ने भी आज कुछ कहा है। मैं स्क्रीन पर बोल नहीं सकती, अगर आप चाहें तो मैं सुनवा दूं। सईद गनी साहब ने भी बात की है शेख रशीद साहब के लिए। अब सईद गनी साहब ने परसों मेरे हवाले से भी जो है एक लफ्ज ऐसा किया, मुझे हैरानगी होती है कि मैं तो इनको बड़ा शरीफ आदमी समझता हूँ। अब आज भी मैंने मीडिया टॉक में ये बात कही है कि सईद गनी साहब बड़े शरीफ आदमी है, बस थोड़ा सा जो है ना वो गलत चोर और डकैत जो है ना जो लोग हैं उनके फ्रंटमैन बन गए हैं। शरीफ और नफ मिडिल क्लास आदमी है हमारी तरह का। अब उसने भी जो है ना वो इस किस्म की अल्फाजबाजियां शुरू कर दी हैं। कल मुझे गाली दे के मुखातिब किया, शेख रशीद को भी इस तरह गाली दे रहे हैं। ओ भाई, आसिफ अली जरदारी समा अहलो अयाल जो लुटमार की है उसका हिसाब किताब अगर शेख रशीद साहब मांगते हैं या मैं मांगता हूँ या ख्वाज शोई साहब मांगते हैं तो उसमें क्या बुरा करते हैं? आप अपना हिसाब किताब दो। अदालतों में आपके केस चल रहे हैं, आपका महीना रह गया जो है ना वो नैब के लेकिन सर हिसाब किताब से पहले माफी मांगने की शेख रशीद साहब ने बात की थी। बिलावल ने अपने ट्वीट में गलती का इतराफ भी कर लिया, माफी भी मांग रहे हैं। शेख रशीद साहब बड़ेपन का मुजाहरा करें ना, माफ क्यों नहीं कर देते? चलो फिर अगर उसने माफी मांग ली है बिलावल ने तो इनको भी माफ कर देना चाहिए, इनको भी माफ कर देना चाहिए। लेकिन अच्छा, वो नसीहत जो की है ना, वो मैं भी इनको ये नसीहत करूंगा, छोटा भाई है हमारा जो ना बिलावल जरदारी, उसको मैं ये नसीहत करूंगा अपने बाप से डिस्कस करें। बाप इसका मैं आपको एक सिंपल सी बात कर दूं, आसिफ अली जरदारी साहब अपनी औलादे नरीना को अपने इक़्तिदार के लिए किस्सा पारीना बनाने में 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। हिस्ट्री में उनकी शायद है ये औलादे नरीना को किस्सा पारीना बनाने में जिन्होंने 1 लम्हा लगाना है अपने इक़्तिदार के लिए, तो बच के रहे जो ना औलादे नरीना अपने बाप से। सर अल्लाह रहम करे। आप मुझे ये कहिएगा, नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर एक मेडिकल भी बोर्ड अपनी राय दे रहा है, तो फिर यहाँ पर सियासी बोर्ड भी तजावीज़ दे रहा है
और वहाँ से तो ये भी इस तरह के मुतालबात भी आ रहे हैं क्योंकि उनका इलाज होता रहा है बैरून मुल्क, तो बैरून मुल्क के लिए वहाँ जाना चाहिए। सर इजाज़त मिल जाएगी? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और बड़ा बर वक्त पूछा है। देखें, आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। पिछले 1.5 माह से आले शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा चीख के पूरी दुनिया को बता रही थी कि मेरे वालिद साहब की तबीयत बड़ी शदीद खराब, मेरे वालिद साहब को हार्ट अटैक हो गया, मेरे वालिद साहब को फैसिलिटेशन नहीं दी जा रही जेल के अंदर। लेकिन आप मीडिया ने पूरी दुनिया को दिखाया कि पहला एक बोर्ड बनाया, उसका रिजल्ट आया, इन्होंने कहा हमने नहीं मानना। पंजाब हुकूमत ने दूसरा बोर्ड बना दिया, दूसरे बोर्ड का रिजल्ट आया, इन्होंने कहा जी हमने नहीं मानना, तीसरा बोर्ड बनाया। तीसरे बोर्ड ने तय किया कि इनको सर्विसेज अस्पताल में दाखिल करके जेल से निकाल के कंप्लीट चेकअप किया जाए और बॉडी के तमाम टेस्ट किए जाए। अब रात को टेस्टों की जनाब आपकी रिपोर्ट आना शुरू हुई। पहली रिपोर्ट ही ये आई कि जो हार्ट से मुतल्लिका चीज है उसमें कतन भी किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सिर्फ गुर्दों में जो है ना वो उतनी साइज की जो है वो पथरी है कि जो एक नॉर्मल चीज है, नॉर्मल फैसिलिटेशन के जरिए से या कंजर्वेटिव मेथड्स के जरिए से या मेथडोलॉजी के जरिए से उसको जो है ना वो सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अब साबित हो गया कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक है पर इनकी नीयत खराब हुई है। नीयत इनकी हुई है एनआरओ लेने की, नीयत इनकी हुई है ढील लेके लंदन जाने की। तो अब ये पूरा खानदान जो है ना उनकी सेहत का बुनियाद बना के पॉलिटिक्स चौहान साहब आप खुद कह रहे हैं माइनर सी पथरी निकली है, इलाज तो होना जरूरी है ना, वो चाहे मुल्क में हो या फिर बैरून मुल्क हो। बहरहाल बीमारी तो है। मुल्क के अंदर सारी चीजें अगर मौजूद हैं, एक मुजरिम को जो है ना क्यों मुल्क से बाहर भेज दिया जाए? कन्विक्टेड है, इनके ऊपर सिर्फ केस तो नहीं चल रहा, सजा हो चुकी है, जेल के कैदी हैं, मुल्क और कौम का पैसा लूटने की पदाश में, मुल्क और कौम से बेवफाई करने की पदाश में, आपकी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में झूठ बोलने की बुनियाद पे। अगर हैं या फिर वाकई हैं सहूलियात हैं तमाम जो आवाम के लिए भी और सियासतदान के लिए भी? अच्छा, मुझे आप अपने दिल पे हाथ रख के ये बताएं कि क्या किसी मुजरिम को इतनी फैसिलिटी दी जाती है कि पूरे प्रोटोकॉल के साथ घर के सारे अफराद मिलने आ रहे हैं, आले शरीफ पूरा मिलने आ रहा है, नून लीग के कायदीन मिलने आ रहे हैं, नून लीग के कारकुनान मिलने आ रहे हैं, घर से खाने बन के आ रहे हैं, पसंद की डिशें आ रही हैं। मैंने तो ये भी ब्रेक किया था कि लंदन से भी कुछ डिशें बन के आई हैं, इनकी कोई मरगूब और मतलूब किस्म की कोई वहाँ की डिशें थी। फिर आपको जनाब पूरे प्रोटोकॉल के साथ अस्पताल लाया गया है, 4 मेडिकल बोर्ड इनकी मर्जी के बन चुके हैं। अब इससे ज्यादा और क्या फैसिलिटेशन है? सर खाने भी बाहर से आ रहे हैं तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि फिर उनको ही ना बाहर भेज दिया जाए। नहीं। अब देखें, मजे की बात सुने, जब इनको अस्पताल एडमिट किया गया जेल से निकाल के, तो जो पहली उनकी एंटरटेनमेंट की गई वो जनाब शामी कबाब और जनाब पकौड़ों समोसों से की गई है, जो आप सारे मीडिया ने कल दिखाई है परसों। अब बताओ कैसी तबीयत खराब थी? जनाब बात यह है, हम उनकी तमाम परेशानियों को जानते हैं। उनकी बेसिक परेशानी ये है कि उनकी तबीयत नहीं खराब, उनकी नीयत खराब है। नीयत ही वो ये है कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से पतली गली से लंदन जाए, जान छुटे जाना और मैं इस अजाब से बचूं। और फिर मजेदार बात सुन लें, ये पिछले 4 साल से बड़के मारा करते थे तैयब उर्दगान और टैंकों के नीचे लेट जाना। अब इनसे पूछो कि टैंकों के नीचे लेटना तो बड़ी दूर की बात, आप तो अपनी ख्वाहिशात और तयशात के नीचे लेट गए। आप तो जनाब बिल्कुल अपने आप को जनाब बकरी बना दिया आपने। मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि बस किसी तरीके से हमें निकालो और हमें लंदन भेजो। नहीं जनाब, इतना आसान नहीं है। चीजें जो है वो कुछ कोडल फॉर्मेलिटीज के साथ, कुछ जेल मैनुअल के साथ, कुछ रूल और रेगुलेशन के साथ चलाएंगे। सर दुआ गो है कि अल्लाह उन्हें सेहत दे, ये बताइएगा। खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं जी, खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ बाहर चले जाएंगे। एक बात तो तयशुदा है, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, सबके वालिदैन को दे, सबके बच्चों को दे। और हमारा कंसर्न इसी वजह से ज्यादा है कि इमरान खान साहब वफाकी हुकूमत के सुपरवाइज करते हुए और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से, और सरदार उस्मान बुज़दार साहब सूबाई हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव होने की हैसियत से हम उनको हर हवाले से फैसिलिटेट कर रहे हैं कि उनकी सेहत जो है वो ठीक रहे। और सर खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं बेल हो जाएगी, बाहर चले जाएंगे। शेख रशीद साहब भी खदशात का इजहार कर रहे हैं, आखिर होने क्या जा रहा है? देखिए जी, अगर तो अदालत कोई फैसला करेगी तो हम तो अदालत को तो मानेंगे। अदालत को तो हम जनाब हर किस्म की इज्जत देने को तैयार हैं, क्योंकि हम नून लीग वाले तो है नहीं, ना ही हम पीपल्स पार्टी वाले हैं। हम तो पीटीआई वाले हैं, इमरान खान के मानने वाले हैं, जिन्होंने पहला दस्त ये दिया है कि अदालतों का एहतराम करना है।
हमने सर कभी वो अदालतों की जानिब से और भी बहुत सारे पॉइंट्स आते रहे हैं जिस पर नहीं हुआ था, अमल दरामद नहीं हुआ था, जैसे कि लिस्ट से नाम निकालना था, उसमें से भी नहीं हुआ था, काफी टाइम तक वो प्रोलॉन्ग होता रहा था मामला। नहीं, वो तो उसका जो फैसला नहीं आया था ना, फाइनल फैसला नहीं आया था, रिटर्न फैसला नहीं मिला था महकमा दाखिला को, इसकी वजह से थोड़ी सी डिलेशन हुई थी। ठीक है, फयाजुल हसन चौहान साहब साथ आप मौजूद थे, बात कर रहे थे इस मामले पर नवाज शरीफ साहब की सेहत से रिलेटेड भी और इसके साथ साथ सियासतदानों के लफ्ज़ों से रिलेटेड भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ की सेहत का मामला तिब्बी है लेकिन सियासी ये बनता जा रहा है, ये देखिए फिर दोबारा आकर इस पर बात। नवाज शरीफ की सेहत का मामला है, तिब्बी है ये मामला, लेकिन सियासी बनता जा रहा है। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान इस इशू पर एक महाज खुला हुआ है, लफ्जी जंग जारी है, कोई मौका हाथ से जाने देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इल्ज़ामात भी हैं, खदशात का सिलसिला भी है, सियासतदान अपना काम कर रहे हैं और डॉक्टर्स अपना काम करने में मसरूफ़ हैं। मेडिकल बोर्ड की जानिब से ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को माजी करीब में कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ। मज़ीद टेस्ट के लिए नवाज शरीफ की ज़ाती मालिज से मुशावरत का फ़ैसला किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म के गुर्दों के टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई है और नवाज शरीफ के बाएं गुर्दे में 2 पथरियां हैं। मेडिकल बोर्ड ने पथरी निकालने के लिए ऑपरेशन न करने की तजवीज़ दी है, दवाओं से ही इलाज मुआलजा किया जाएगा। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया है। मरियम कहती हैं कि डॉक्टर्स नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से परेशान लग रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, लंबी उम्र अता फरमाए। लीगी रहनुमा परवेज़ मलिक कहते हैं नवाज शरीफ का इलाज हमेशा बरतानिया में हुआ है, उन्हें बैरून मुल्क इलाज का हक मिलना चाहिए। बात सुनिए। उन्होंने हमेशा अपना जो इलाज है वो इंग्लैंड में कराया है हमेशा। मैं समझता हूँ ये एक उनको इस चीज़ का हक होना चाहिए कि जी वो छुट्टी लेकर कोर्ट से वहाँ जाकर अपना इलाज करें और इलाज होना, उसका बेहतर इलाज होना बहुत ज़रूरी है। उनकी उम्र भी 68, 69, 70 ईयर्स की हुई है। यूँ कह लीजिए कि जब अपने पर पड़ती है तब एहसास होता है। तो पाकिस्तान में इलाज की आला सहूलतें मैसर नहीं है। चलिए, लीगी रहनुमाओं ने इस बात का इतराफ़ तो कर लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह साहब ने भी पेशगोई की है कि नवाज शरीफ को जमानत मिल जाएगी, वो बाहर चले जाएंगे। केस में नवाज शरीफ को सजा दी वो केस है ही नहीं। जिस केस में कुछ हो सकता था, कुछ मुझे पता नहीं है क्या अंदर निकाल है, उस केस में उसको बरी कर दिया गया। नवाज शरीफ नेचुरली इस केस में उसको बेल मिल जाएगी। नेचुरली उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको बाहर जाना पड़ेगा। पहले भी उसका ऑपरेशन का कोई मसला हो गया था, तो ये उनका राइट है अगर कोर्टें उनको छोड़ती है। चलिए, खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाएंगे। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरखास्त पर सुपरिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल को मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म भी सामने आ गया। लीगी रहनुमाओं की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनका इलाज क्योंकि बैरून मुल्क होता रहा है तो बैरून मुल्क ही उनका इलाज होना चाहिए। डॉक्टर अनवर जलील साहब माहिर अमराज क़ल्ब हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेती हूँ। डॉक्टर साहब, दिल के अमराज के लिए इलाज के लिए क्या पाकिस्तान में सहूलतें काबिल इत्मीनान हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान में हर तरह का दिल का इलाज होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंजियोप्लास्टीज भी होती हैं, यहाँ पे कॉर्नियल आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग भी होती है, यहाँ पे माइट्रल वाल्व रिपेयर भी होता है। हर तरह के इलाज यहाँ पे होता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है इलाज कराने में। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी मरीज का इलाज बैरून मुल्क होता रहा हो तो क्या डॉक्टर्स की मुशावरत से रिपोर्ट्स देखकर फिर ट्रीटमेंट पाकिस्तान में हो सकता है? ये पॉसिबल है? नहीं, अगर आपके पास उस मरीज का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे भी आ सकता है और जब एक दफा वो सारा रिकॉर्ड आ जाए तो फिर आपको सब पता चल सकता है कि जी इसका पुराना क्या रिकॉर्ड था और उसके हिसाब से क्या उसका आगे किस तरह से उससे डील किया जाए। बेसिकली अब जैसे यहाँ पे भी एंजियोग्राफी होती है, अगर किसी को कोई सिम्टम है चेस्ट पेन के तो दोबारा से री एंजियोग्राफी करते हैं और इसी तरह से दूसरे टेस्ट करते हैं। कार्डियक एंजाइम हो गया, ड्रॉप आई टेस्ट हो गया, तो ये सारे टेस्ट करके आपको पता चल जाता है कि
उस पेशेंट की क्या कैफियत है। तो वो अनवर साहब दिल के मरीज और गुर्दे में 2 पथरियां, कितना मुश्किल इलाज है ये? मेरे ख्याल में तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर लिथोट्रिप्सी से भी यहाँ पे इलाज होता है और सर्जिकली भी इलाज होता है। लिथोट्रिप्सी में वो रेस के जरिए से स्टोन को क्रश कर दिया जाता है। ठीक है, यानी पाकिस्तान में ये काबिल इलाज मर्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनवर जलील, आप साथ मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये मुतालबा है कि क्योंकि बाहर इलाज होता रहता है, बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। तो डॉक्टर साहब मौजूद थे और बता रहे थे कि पाकिस्तान में दिल के अमराज के लिए भी और गुर्दों में क्योंकि इस वक्त 2 पथरियाँ निकल आई हैं तो उसके लिए भी इलाज पाकिस्तान में मौजूद है। ब्रेक का वक्त हो गया है, PSL का आगाज़ होने जा रहा है, इसकी तफसीली तौर पर हम बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला PSL 4 सचने में सिर्फ 9 दिन बाकी हैं। PSL की सबसे कामयाब टीम हमारी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सीजन 4 के लिए फास्ट बॉलर मोहम्मद समी को कप्तान मुकर्रर कर दिया है। मजीद क्या तैयारियां की जा रही हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट जो है वो कितनी पुरअहद है, तैयारियां कैसी हैं, डिफेंडिंग चैंपियन है, सब कुछ जानने के लिए इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओनर अली नकवी साहब साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बहुत कीमती वक्त है इस वक्त आपका। तो सर अली नकवी साहब, आप और टीम इस इवेंट के लिए कितने पुरजोश हैं? कप्तान की हैसियत से मोहम्मद समी का इंतखाब कितना खुशाइंद है? देखिए किरण, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ज्यादा पुरजोश हैं। आई थिंक हर पाकिस्तानी की तरह PSL हमारा एनुअल फेस्टिवल बन गया पाकिस्तान का एट अ ग्लोबल लेवल, और हम सब बहुत पुरजोश हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत पुरजोश हैं। टीम बहुत हमारी अच्छी है। आज हमने कैप्टन का भी ऐलान किया। पर्सनली भी मैं बहुत खुश हूँ कि मोहम्मद समी जिन्होंने इतनी ज्यादा सर्विस की है पाकिस्तान की और बहुत अच्छे बॉलर साबित हुए हैं PSL में हर सीजन में, उनको हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है क्योंकि सीनियर हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी है और बहुत पैशनेट हैं वो क्रिकेट के बारे में, PSL के बारे में, इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में। तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और लुकिंग फॉरवर्ड टू Feb 14 स्टार्ट। जी, अब अली नकवी साहब, T20 के फॉर्मेट को तो बल्लेबाजों का फॉर्मेट कहा जाता है ना, लेकिन यहाँ हमारी टीम में तो कैप्टन भी बॉलर, नाइब कैप्टन भी बॉलर। सर क्या होने जा रहा है आगे? देखिए, कैप्टन, वाइस कैप्टन वगैरह जो है वो तो डिपेंड करता है कि कौन सबसे ज्यादा सूटेबल है, उसे देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें हमारे मैचेस में रॉन्की बहुत अच्छा खेले पिछले सीजन में, बट हम नॉर्मली जो हमारे मैच विनर्स हैं बॉलर्स भी बहुत ज्यादा रहे हैं। समी खुद रहे हैं, शादाब रहे हैं, रुमान भी रहे हैं। तो हमारी बैलेंस टीम है जिसमें बॉलर्स और बैट्समैन दोनों होते हैं और दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। अब लकीली हमारे पास इतने ज्यादा अच्छे बॉलर्स हैं जो नॉट ओनली बॉलिंग अच्छी करा सकते हैं बट लीडरशिप भी दे सकते हैं। अली नकवी साहब, दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत की रिवायत बरकरार रखेगी? आप कितने पुरइत्मीनान है, कितना एतमाद है टीम पर? देखिए, हमारी टीम बहुत बैलेंस्ड है, बहुत अच्छी है। हमें आपको पता है कि क्योंकि हम हर दफा जीतते रहे हैं तो हमें हमेशा आखिरी चॉइस मिलती है ड्राफ्ट में। उसके बावजूद टीम हमारी बहुत ज्यादा अच्छी है। पाकिस्तानी और बाहर वाले भी, बैलेंस बहुत अच्छा है। टीम यूनाइटेड बहुत है। कोचिंग टीम एक्चुअली साथ है पिछले 4 सीजन से, और वकार यूनुस भी साथ हैं। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। सारी टीमें अच्छी हैं। आई थिंक इंशाल्लाह टूर्नामेंट अच्छा होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए अच्छा होना चाहिए, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ गुड कंपटीशन, और इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि हम इस दफा भी जीतेंगे इंशाल्लाह। अली नकवी साहब, ये कोच और कोच की रेड बुक सर इस बार भी होगी इवेंट में, जिसका आज तक पता नहीं चला कि क्या लिखते हैं उसमें? देखिए, बिल्कुल होगी। देखिए, हमने इतनी ज्यादा रिवायात इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शुरू की हैं और हमने ये भी अब रिवायत बन गई जो पूरी दुनिया में चल रही है। अब जो उनकी रेड बुक हमने शुरू की, अब वो इंडिया में हर जगह लेकर उसको जा रहे हैं। तो देखिए, डीनो भी जो है वो बहुत ज्यादा, आपने देखा भी होगा उनके चेहरे के उतार चढ़ाव से काफी इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं वो सारे मैचेस में। तो वो नोट्स भी बनाते हैं, बाद में सोचते भी हैं प्लेयर्स के बारे में, स्ट्रेटजीज के बारे में, तो वो भी लिखते हैं और फिर उनको हमने सूट भी पहना दिया, तो वो तो बिल्कुल एग्जेक्टिव कोच लगते हैं। अली नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। पूरा का पूरा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए क्योंकि डिफेंड करने जा रहे हैं एक बार फिर, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी ट्रॉफी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तब्दीली सरकार सेहत के शोबे में आवाम के लिए खुशखबरी लेकर आई है।
वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा किया गया है। 1.5 करोड़ मुस्तहक अफराद को सेहत कार्ड दिए जाएंगे। एंजियोप्लास्टी, ब्रेन सर्जरी समेत कैंसर और दीगर अमराज का मुफ्त इलाज होगा। 5 से 7 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा। अस्पताल आने के लिए 1000 किराया भी दिया जाएगा। पहले मरहले में इस्लामाबाद के 85,000 अफराद में कार्ड तकसीम होंगे। इमरान खान साहब कहते हैं कि हेल्थ कार्ड का मकसद गरीब तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। सुनिए। डॉक्टर यास्मीन ने 1 करोड़ ख़ानदानों को इंशाल्लाह हेल्थ कार्ड महीने के अंदर पहुंचाएंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने निचले कमज़ोर तबके को प्रोटेक्ट करें ये हेल्थ कार्ड से। पहले ये इस्लामाबाद में और कबायली इलाके में मैं ख़ास तौर पर इसलिए कहना चाहता हूँ कि बड़े मुश्किल हालात से वो लोग गुजरे पिछले 15 साल में। अगर उनके घर में कोई बीमारी होती है तो एक पता हो कि जनाब मेरे पास एक कार्ड है, मैं जाऊंगा हॉस्पिटल में, इलाज होगा। ख़ानदान 7,20,000 तक खर्च कर सकता है अगर उनके घर में किसी को बीमारी हो। अपना ख़ानदान का कोई शख्स उसको तकलीफ में देख के वो सब कुछ बेच देते। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये दावा भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा मरबूत प्रोग्राम कभी नहीं आया। दिसंबर 2015 में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कौमी सेहत प्रोग्राम का इफ्तिताह तो किया था। प्रोग्राम के तहत इब्तदाई तौर पर 32 लाख ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँचा था। ताहम सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद साहबा का दावा है कि नून लीगी हुकूमत ने 4 अजला में हेल्थ कार्ड जारी नहीं किए, ना सर्विस का इजरा हुआ और ना ही प्रीमियम जारी हुआ। गुज़िश्ता दौर का वाजिबुल अदा प्रीमियम 68 करोड़ रुपए मौजूदा हुकूमत को अदा करना पड़ेगा। PTI ने भी 2017 में खैबर पख्तूनख्वा में इंसाफ कार्ड जारी किए थे, जिसके तहत कार्ड होल्डर सूबे के अस्पतालों में 5,40,000 मालियत तक का मुफ्त इलाज करवा सकेगा। और अब तब्दीली सरकार इस मंसूबे को मुल्क भर में फैला रही है। KPK में ये तजुर्बा कितना कामयाब रहा है, इस पर के लिए तारिक आफाक साहब ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक आफाक साहब, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इंसाफ कार्ड का तजर्बा हो चुका है, किस हद तक कामयाब रहा है? किरण, मेरे ख्याल से ये 5 साल जब इनकी हुकूमत थी यहाँ पे, तो इस दौरान उन्होंने दावे और वादे तो बहुत ज़्यादा किए थे, लेकिन अमली तौर पर जो एक मुस्बत कदम उठाया था वो सेहत सहूलत कार्ड का था। और यकीन जानिए इसकी बदौलत यहाँ पे तकरीबन 16 लाख जो अफराद हैं उनको सेहत की सहूलियात मिली हैं, फ्री ऑफ कास्ट उनको इलाज हो रहा है। और सिर्फ ये नहीं है कि इलाज हो रहा है, बल्कि जो कैंसर जैसा मोज़े और मुहलिक मरज़ उसका इलाज भी उसमें कवर किया गया है। और इसके अलावा दिल का ऑपरेशन हो गया, दिल का इलाज हो गया। तो ये वाहिद एक ऐसा इकदाम था खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत का कि जिससे अभी तक लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और इसके बाद फिर ये था कि पहले इसका फ़ेज़ 1 था जो टेंटेटिव बेस पे था, 4 अजला में शुरू किया गया था। फिर उसके बाद फिर फ़ेज़ 2 में इसको एक्सपेंड कर दिया गया था, पूरे सूबे तक फैला दिया गया। अभी तीसरे मरहले की भी मंजूरी दी गई है। फिर बाद में जो ना ख्वाजा सराओं को इसमें शामिल किया गया, उनको भी ये सहूलत दी गई है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो 5,40,000 तक एक शख्स जो है वो इसके एक ख़ानदान उसके इलाज पे खर्च हो रहा है। तकरीबन 16 लाख अफराद को कवर किया गया है। और इसमें अभी तक तकरीबन कुछ 3 अरब से ज़ायद जो है इस पर अखराजात आए हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वाहिद ऐसी सहूलत, हाँ अगरचे इसमें ये शिकायत भी सामने आ रही है कि बाज़ जो, क्योंकि उसमें सरकारी अस्पतालों को भी कवर किया गया है, उसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी कवर किया गया है। और ये शिकायत भी आई है कि बाज़ प्राइवेट हॉस्पिटल ने इसको कारोबार का एक ज़रिया भी बना लिया है। वहाँ पे लोग जाते हैं तो उनका इलाज जो है अगर हो या ना हो, लेकिन चार्जेस ज़रूर होते हैं उनको जो ना वहाँ पे इस सहूलत से वो अपने लिए एक कारोबार उन्होंने बना लिया है और उसका जो ना फ़ायदा उनको पहुँच रहा है। लेकिन इन छोटी छोटी शिकायत के बावजूद भी अगर हम देखें तो ये वाहिद इस हुकूमत का एक कामयाब तजुर्बा था जो KP में हुआ। और अब मुल्क की सतह पे इसका जो ना इतला किया जा रहा है। और उसमें पहली बार को सर सेहत की सहूलत मिली है। अब इतनी बड़ी तादाद में 5 साल का जो पिछला तजर्बा आपने ये देखा, इस तजर्बे को देखते हुए अभी क्योंकि मुल्क भर में फैलाया जा रहा है, क्या कहता है ये तजर्बा आप देखते हुए, आपका तज्जिया क्या कहता है? ये इसी तरह से कामयाब होगा जैसे KPK में कामयाब रहा, 16 लाख अफराद को इलाज मिला? जी देखें, यकीनन इसमें जो ना अभी तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो अभी कबायली अजला हमारे साथ शामिल हो चुके हैं वहाँ पर भी ये सहूलत कार्ड, सेहत सहूलत कार्ड दिए जाएंगे। तो अगर एक सूबे में ये तजुर्बा कामयाब हो चुका है तो कोई बैद नहीं है कि मुल्क की सतह पे उस तजुर्बे को नाकामी से दुचार होना पड़े। क्योंकि इसमें जो ना चूँकि वो नहीं होती, करप्शन नहीं होती, ट्रांसपेरेंट तो पूरा तरीक़ाकार होता है। हर पेशेंट जिसके पास, हर बंदा जिसके पास सेहत सहूलत कार्ड हो, वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके
वो अपने इलाज कर सकता है और फिर उसके चार्जेस जो है वो हुकूमत अदा करती है। लेकिन मैं आपको ये बात कि छोटे छोटे मसाइल यकीनन आते रहेंगे, छोटी मोटी शिकायत जैसे KP में आती रही हैं, इसी तरह मुल्की सतह पर भी आएंगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये तजुर्बा जो ना, जो मेरा तजुर्बा है, मैं और यहाँ पे जो मैंने मुशाहिदा किया उसको नज़र में रखते हुए मैं ये कह सकूँगा कि हाँ, यकीनन ये तजुर्बा जो ना मुल्की सतह पर भी कामयाब हो सकता है। और मेरे ख्याल से ये वाहिद हल भी है, क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास सेहत की आपको पता है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लोगों का जो ना, लोगों की तादाद ज़्यादा होती है, सहूलियात, तो इसमें जो ना आपके पास ऑप्शंस होते हैं। इसमें यह भी ऑप्शन है कि आपके घर के करीब कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है तो फौरी तौर पे आप वहाँ पे चले जाए। जैसे मैं अपने हमारे घर के करीब जो ना 2-3 प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ पर भी उन्होंने ये कहा है कि सेहत सहूलत कार्ड जो इसकी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें चूंकि आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप कहीं भी अपनी पसंद के मुताबिक चले जाएं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से आपने इलाज करना है। जैसे कि यास्मीन राशिद साहिबा ने भी मिसाल दी, तो माजी में इस तरह के तजर्बे होते हुए कामयाब नज़र नहीं आए। यानी एक तजर्बा, क्योंकि आप खुद KPK में मौजूद हैं, वहाँ से आपने जो तजर्बा देखा उसके बाद आपको आगे ही मनसूबा कामयाब होता हुआ दिख रहा है। देखिए किरण, मैं तो अपने सूबे में जो तजुर्बा किया है और उसके समरात में देखता हूँ, तो उनको नज़र में रखते हुए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मुल्की सतह पर भी यकीनन ये तजुर्बा इसलिए भी कामयाब होगा कि इसमें जो ना आपके जो बेसिक इश्यूज़ हैं उनको कवर किया गया है। अब सबसे अहम चीज़ होती है आपको इलाज। अगर आपको इलाज नहीं मिल रहा है, सरकारी अस्पतालों में आप जाते हैं, वहाँ पे हम ये कहते हैं कि इलाज से पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इस कार्ड का इजरा, ये कार्ड बआसानी मिल जाए, आसानी से मिल जाता है। देखिए, आसानी से इसलिए मिल जाता है कि इससे पहले इनके पास जो था ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो डेटा था, वही डेटा उठा के उन्होंने ये उसमें जो ना वाज़ेह तौर पे आपके पास जो ना फैक्ट्स एंड फिगर हैं कि कितने लोग इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितने इतने ऐसे लोग हैं कि जिनको जो ना सेहत की मुफ्त सहूलियात की ज़रूरत है। तो उसी आदाद शुमार को लेके उन्होंने उसी पे बेस किया हुआ है और तमाम जितने भी मुस्तहिक लोग हैं, और ये यानी ये एक रनिंग प्रोसेस है यहाँ पे। अब भी जो ना को देखते हुए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम, जिन्होंने KPK में इतना अच्छा काम किया। 16 लाख अफराद इससे मुस्तफीद हो गए। लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो इनकी सफाकी के यहाँ पर भी ये शिकायत सामने आई है कि इन्होंने इसको भी कारोबार का धंधा बनाया हुआ है। अब मुल्क भर में फैल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं, दुआ गो हैं कि मुल्क भर में भी ऐसे ही कामयाब तजर्बा रहे जैसे में हुआ है। अमन फाउंडेशन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। अमल हलाकत केस आखिरकार हल हो गया। एक नन्ही बच्ची बिला कसूर जान से चली गई, लेकिन शहरियों को हमेशा के लिए एक सुख, एक उम्मीद दे गई। अमल के वालिदैन आदिल उमर और बिनिश उमर ने अपनी छोटी सी बच्ची को खो देने के बड़े दुख को झेला है, लेकिन अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। ये उन्हीं की मुसलसल कोशिश का नतीजा है कि सिंध असेंबली ने अमल उमर बिल 2019 मंजूर किया। बिल में फैसला किया गया कि अस्पताल पहुंचने वाले हर शख्स का इलाज होगा। इलाज से पहले पैसे तलब करना जुर्म तस्वुर किया जाएगा। अमल के ज़ख्मी होने से लेकर हलाकत तक ख़ानदान के साथ अवाम के लिए भी तमाम मराहिल बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं, और हम में से अब कोई ये नहीं चाहता कि इस नौयत का वाक़या दोहराया जाए। मासूम अमल एक एहसास जगा गई है कि ज़ख्मी का इलाज फ़ौरी और लाजमी होना चाहिए। उम्मीद नहीं, यकीन होना चाहिए कि कानून बन गया और इस पर अब अमल भी होगा, क्योंकि हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि इलाज का मतलब कोई भी शख्स रास्तों या सड़कों पर अपनी जान दे दे या अस्पताल पहुंचने पर महज रस्मी कार्रवाई के दौरान तिब्बी इमदाद से महरूम रह जाए। अमल केस में अमन फाउंडेशन के किरदार पर भी बात की जाती रही, इदारे की कारकर्दगी पर तबसरे किए जाते रहे। अमन फाउंडेशन के तर्जुमान खाकान सिकंदर ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कुछ अर्सा पहले समा के प्रोग्राम आवाज़ में शिरकत की, अपना मौक़िफ़ पेश किया, इस बात का यकीन दिलाया कि अमल केस के दौरान कोताहियाँ अगर इदारे की जानिब से हुई है तो इसे हर मुमकिन तौर पर दूर किया जाएगा। किसी ज़ख्मी को, किसी बीमार को बर वक्त अस्पताल पहुँचाने में एम्बुलेंस का अहम किरदार है, और इसी मकसद को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए अमन फाउंडेशन भी भरपूर इक़दामात कर रही है। आवाम को मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस देने के लिए अमन फाउंडेशन और सिंध हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है। इसकी तफसील जानने चाहे खाकान सिकंदर साहब साथ ही प्रोग्राम में मौजूद हैं, आपको मैं वेलकम कहूँगी। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 1 लाख अफराद पर एक एम्बुलेंस होना लाजमी है। कराची में इस हवाले से सूरत हाल कैसी है, सबसे पहले तो ये बताइए। जी, शुक्रिया आपका मुझे मदू करने का। सबसे पहले मैं आपकी जो बात आप कह रही थी, मैं उस पर वजाहत भी करना चाहूँगा कि बिल्कुल आप सही कह रही थी कि ये अमल के वालिदैन की कोशिश है जो रंग लाई है।
और जो बात हम कई साल से हुकूमत सिंध से मुशावरत कर रहे थे, जिस पे बात कर रहे थे कि एमरजेंसी केयर या एम्बुलेंस सर्विस पूरे कराची में, जैसे आपने कहा कि कमी है इसकी, तकरीबन 60 एम्बुलेंसेस हैं सिर्फ कराची में जान बचाने वाली, और अभी आप जो स्टैट्स बात कर रही थी WHO के, उसके हिसाब से 200 की ज़रूरत है। तो इनसे हमारी बात चल रही थी, लेकिन इस केस के ऊपर रोशनी आई और इस रोशनी आने से इस मसले को के बारे में आगाही मिली, और हुकूमत सिंध की भी ये खुशाइन डेवलपमेंट है कि उन्होंने इस पर रिस्पॉन्स लिया और इसके रद्द-ए-अमल में हमसे एग्रीमेंट साइन किया, और हम चंद ही दिनों में इंशाअल्लाह खुशखबरी सुनाना चाहते हैं कराची आइट्स को कि इंशाअल्लाह हम कराची के अंदर हुकूमत सिंध के ताउन से इसको पूरे शहर में लेके जाएंगे। मतलब है कि 60 से 200 एम्बुलेंसेस का सफ़र, और फिर इंशाअल्लाह इंक्रीमेंटली पूरे प्रोविंस ऑफ सिंध के अंदर इसको फिर फैलाया जाएगा, ताकि अमल जैसे केसेस और ना हो। और अमल तो एक केस है जो कि सामने आ गया, इस तरह कई केसेस होते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं अगर कि अभी भी इस वक्त सिर्फ इन 60 एम्बुलेंसेस से हम 30% इमरजेंसी को कैटर कर पाते हैं कराची में, बाकी हमें मना करना पड़ता है। और आपको पता है मना करने का मतलब ये ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला होता है, बहुत मुश्किल फ़ैसला होता है। अच्छा जी, एम्बुलेंस की कमी इसका सबसे बड़ा मसला होता है। अब आप बता रहे हैं कि सिंध हुकूमत के ताउन के साथ मुल्क भर में इसको सूबे भर में फैलाने की बात हो रही है, प्रोसीजर क्या होगा सर इसका? जी बिल्कुल, ये एग्रीमेंट के 2 फेजेज़ हैं। जैसे मैं आपके नाजरीन ने भी सुना होगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल बेसिकली ये है कि पहले फ़ेज़ में हुकूमत सिंध ये अमन की 60 जान बचाने वाली एम्बुलेंसेस को स्पॉन्सर कर रही हैं। इस स्पॉन्सर करने के बाद सेकंड फ़ेज़ के अंदर एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत एक इंडिपेंडेंट कंपनी सेटअप की जाएगी, जिसमें हुकूमत सिंध और अमन की मुशावरत से इन 60 एम्बुलेंसेस को एक्सपैंड करके 200 तक लेके जाया जाएगा, और फिर इसी के तहत रेस्ट ऑफ द प्रोविंस, जो कि तमाम तर प्रोविंस के अंदर बेसिकली एक्सपेंशन होगी। अच्छा, हुकूमत सिंध और अमन फाउंडेशन अवाम को मुश्तरका तौर पर अब कौन सी सहूलत देने का सोच रही है? मज़ीद क्या प्लान करें 60 से 200 एम्बुलेंस ले जाने के लिए? जी मैं इसका भी आपको थोड़ी सी वजाहत करूं कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मैं मॉडल की बात कर रहा हूं, ये तकरीबन 2 साल पहले एक्चुअली इम्प्लीमेंट भी हुआ था, और ठट्टा और सजावल के अंदर इस वक्त सिंध पीपल एम्बुलेंस सर्विस के नाम से ये सर्विस अभी भी जारी हो रही है और बहुत कामयाबी से काम कर रही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दूं तो ठट्टा और सजावल में सिर्फ हम 2 साल में तकरीबन 35,000 से ज़्यादा जानें बचा चुके हैं। अगर कराची की बात की जाए तो पिछले 10 साल में तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा जानें बचा चुके हैं। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो कि अमन फाउंडेशन हेल्थ और एजुकेशन दोनों के अंदर इंट्रोड्यूस करा रहा है पाकिस्तान के अंदर, इसी के तहत ये एक्सपेंशन और इमरजेंसी सर्विस कराची के शहरियों को प्रोवाइड करने की बात हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि क्रिटिकल सर्विस है जो कि दुनिया तर तमाम सिविलाइज्ड ममालिक के अंदर स्टेट की जिम्मेदारी होती है, और ये बहुत खुशाइन बात है कि हमारा स्टेट या हुकूमत। खाकान सिकंदर साहब, एम्बुलेंस चलाने वाला जो इदारा होता है, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, जान या पैसा? बिल्कुल जी, इसमें बड़ा सीधा सा तो जवाब है जो कि जान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैं आपको बताऊं कि जान बचाने का प्रोसेस के अंदर भी पैसा लगता है, इसमें बहुत सारी रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, और किसी प्राइवेट इदारे, नॉट प्रॉफिट इदारे की रीढ़ की हड्डी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो इस डिमांड को पूरा उतर सके। अमन फाउंडेशन की सर क्या प्रायोरिटी है? अमन फाउंडेशन की प्रायोरिटी यही है कि जिस तरह से वो पिछले 10 साल में सर्विस देते रहे हैं, लोगों की जानें बचाते रहे हैं, उस तरह ये चीज़ आगे बढ़े और इस तरह के मॉडल्स गवर्नमेंट अडॉप्ट करती जाए जो कि सिंध से फिर बाहर इसको पूरे मुल्क में फैलाया जाए। सर मेरे पास वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, मुझे बताइएगा कराची की आबादी को देखते हुए कितनी गाड़ियों की इस वक्त कराची में ज़रूरत है? जैसे मैंने कहा WHO के तहत 1 लाख के ऊपर आप भी कह रही थी कि एक गाड़ी की ज़रूरत है, एक लाइफ सेविंग एम्बुलेंस, तकरीबन 200 एम्बुलेंसेस की ज़रूरत है कराची में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खाकान सिकंदर। अब पिछले 10 साल से अमन फाउंडेशन जिस तरह से काम कर रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत सिंध के साथ अब जो ताउन हो रहा है इसके बाद ये मज़ीद आगे बढ़े और लोगों की जानें बचाई जा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के पास।